चलिए, तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा एवं मनोविज्ञान, ये दो टॉपिक को पिछली क्लासेस में हमने कवर किया है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय की तरफ, और पिछली क्लास में संरचनावाद के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम प्रकारवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद पे चर्चा करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कल किसी कारण से, कल महाशिवरात्रि वगैरह की पूजा थी, इस वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सौरभ सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए आज उनकी भी कंप्यूटर की क्लास नहीं हो पाई। कुछ इस तरह की समस्या बीच बीच में आती रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास कंटिन्यू नहीं होगी या कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। और हर हफ्ते संडे को हम दोनों की कोई भी क्लास अपलोड नहीं होगी। जैसे कि कल संडे है तो कल कोई भी क्लास अपलोड नहीं होगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हफ्ते भर में हमारी जितनी भी क्लास होती है, जैसे किसी क्लास को आप नहीं देख पाए हैं, कवर नहीं कर पाए हैं, तो संडे का दिन आपका बैकअप को कवर करने के लिए हो जाएगा, ताकि कोई भी कंटेंट या क्लास आपसे न छूटे। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि जैसे 2 क्लास मेरी छूट गई है तो संडे को मैं उसको कवर कर लूंगा, क्योंकि हर क्लास को कवर करके फॉलो करना ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी दिक्कत बार बार जो मैं देख रहा हूँ पीडीएफ नोट्स की, तो बाल मनोविज्ञान का पीडीएफ नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे ही रहा हूँ, और एप्लीकेशन में भी जिन लोगों ने हॉस्टल वार्डन का कोर्स ज्वाइन किया है उनको भी सारे नोट्स वगैरह पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। थोड़ा समय दीजिए हमको, क्योंकि जो नोट्स आपको उपलब्ध कराना है हम भी उसको देखते हैं, उसको टाइप वगैरह वो होता है, रेडी होता है, और उसके कंटेंट को हमको वेरीफाई करना होता है, दिखना होता है कि परफेक्ट है या नहीं आपकी तैयारी के मुताबिक। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, 2-4 दिन या अधिकतम 1 हफ्ते का। एक आध हफ्ते के अंदर हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी मैथ्स का भी, कंप्यूटर का भी वर्कशीट वगैरह जो है और उसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम में और एप्लीकेशन में भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। टेस्ट सीरीज को लेकर के दिक्कत हो रही है तो आप ऐप डाउनलोड करके नीचे देखेंगे स्टोर है, स्टोर में बहुत सारे कोर्सेज है हमारे, उनमें से हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसका शेड्यूल वगैरह भी आपको कल शाम तक मिल जाएगा, तो फिर उसको आपको फॉलो करना है, कंटिन्यू करना है यदि आपकी इच्छा है तो। चलिए बिना समय गंवाए वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है। कंटेंट को देखना, समझना परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप में मैसेज किया और उन्होंने एक पीडीएफ नोट्स किसी पब्लिकेशन की बुक का मुझे भेजा और कहा कि सर इसको आप पढ़ाइए। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे देखा आपने कि हॉस्टल वार्डन की भी बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे उनमें से एक भी किताब काम की नहीं है। क्योंकि इस बार हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस जारी हुआ है वो, उसमें टॉपिक कंटेंट एकदम क्लियर है और आपके जो क्वेश्चंस है वो सिलेबस के अंदर से ही आएंगे। इसी तरह से अभी शिक्षक भर्ती में भी सिलेबस में व्यापक परिवर्तन होने की संभावना है। इसको लेकर के कल मेरी काफी सारी बातचीत हुई है तो कंफर्मेशन मिला है, इस बात का कोई डाउट नहीं है। तो शिक्षक भर्ती की भी न्यू बैचेस वगैरह जो है ऑनलाइन ऑफलाइन हम एप्लीकेशन में कोचिंग में प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीक से, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो कंटेंट आपको हम टॉपिक वाइज क्लास के साथ देते जाएंगे और दे रहे हैं, क्लास के साथ भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं, वही आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं हॉस्टल वार्डन की, आप किसी भी क्लासरूम में किसी भी क्लास के कंटेंट के साथ जाके हमारी क्लासेस को कंपेयर कर लीजिए, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। उसका सिंगल रीज़न ये है कि मैं और सौरभ सर, हमारा एक्सपीरियंस इतना तगड़ा है, 100% क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से आएंगे उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूं कि 100 में से 80 से 85 क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन की जो टेस्ट सीरीज में अवेलेबल कराऊंगा ना, वहां से ही आ जाएंगे। 100 में से 80 से 85 क्वेश्चन इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, सेम का सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देखिएगा। तो एक्सपीरियंस बोलता है, समय लगता है, लेकिन एक बेहतर रिजल्ट आपके पास होगा हमारे माध्यम से, इसमें कोई डाउट नहीं है। समय गंवाना सही नहीं है। संरचनावाद के ऊपर पिछली क्लास में चर्चा किए थे हम लोग। आज की क्लास में हमारी बातचीत है प्रकार्यवाद को लेकर के, ठीक है, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रकार्यवाद का दूसरा नाम प्र हटा दो तो कार्यवाद भी है।
ध्यान रखिएगा, प्रकार्यवाद को कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। और प्रकार्यवाद की संकल्पना क्यों आई, तो संरचनावाद के विरोध स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, संरचनावाद के विरोध स्वरूप, इसके विरोध स्वरूप प्रकार्यवाद की संकल्पना आई। प्रकार्यवाद की संकल्पना संरचनावाद के विरोध स्वरूप आई। प्रकार्यवाद को कार्यवाद के भी नाम से जाना जाता है। फिर देखिएगा, इसकी अनौपचारिक ढंग से शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है विलियम जेम्स। कब? 1890। किस माध्यम से? तीनों ने अपनी एक किताब लिखी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक किताब के माध्यम से 1890 में प्रकार्यवाद की अनौपचारिक शुरुआत विलियम जेम्स द्वारा की गई। तो विलियम जेम्स, प्रकार्यवाद, दूसरा नाम कार्यवाद, किस किताब के माध्यम से? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। कब? 1890। ठीक। फिर देखिएगा, इसको संरचनावाद के विरोध स्वरूप प्रस्तुत किया गया और इसमें जो है मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया गया। प्रकार्यवाद में क्या किया गया? जेम्स जो है वो डार्विन के विकासवाद से प्रभावित हुए, और डार्विन आप अच्छे से जानते हैं बायोलॉजी में बड़ा योगदान है इनका, ठीक है। तो डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित होकर विलियम जेम्स ने इसमें जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया और इस तरह से संरचनावाद के विरोध स्वरूप प्रकार्यवाद का जन्म हुआ। ठीक है। इनका कहना था कि संरचनावाद मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता, जबकि संरचनावाद का मूल तत्व ही संवेदना था। तो संरचनावाद मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता, अनुभवों को तत्वों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इनके अनुसार चेतना मनोविज्ञान की विषय वस्तु तो अवश्य थी, परंतु चेतना की क्रियाओं अर्थात कार्यों की कार्यात्मक उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रकार्यवाद की थ्योरी है। ठीक है। इसको कार्यवाद के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थक रहे। तो आपको नाम याद रखना है, प्रकार्यवाद की शुरुआत विलियम जेम्स, प्रकार्यवाद के समर्थक जॉन डीवी। इसके अलावा एंजिल, कैटिल, थार्नाइक, वुडवर्थ, इन्होंने भी प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक विचारधारा प्रदान की। तो ये लाइन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। प्रकार्यवाद जो है, इसमें इसका वस्तुनिष्ठ उपकरण क्या है, प्रकार्यवाद को समझने का माध्यम क्या है, तो प्रश्नावली, अनुसूची और मानसिक परीक्षण, ये तीन शब्द आपको याद रखना है। प्रश्नावली, अनुसूची और मानसिक परीक्षण। प्रश्नावली, अनुसूची और मानसिक परीक्षण, ये वस्तुनिष्ठ उपकरण है प्रकार्यवाद के। तो प्रकार्यवाद के संबंध में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से? विलियम जेम्स 1890 मनोविज्ञान के सिद्धांत से अनौपचारिक शुरुआत, प्रकार्यवाद का दूसरा नाम कार्यवाद। ठीक है। कैसे? संरचनावाद के विरोध स्वरूप ये आया। यहां पर जो विलियम जेम्स रहे वो डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित होकर इन्होंने प्रकार्यवाद में जीव विज्ञान को शामिल किया और प्रकार्यवाद में मुख्य वस्तुनिष्ठ उपकरण के रूप में प्रश्नावली, अनुसूची और मानसिक परीक्षण को शामिल किया गया है। ये प्रकार्यवाद की देन है। ठीक है। क्या? प्रश्नावली, अनुसूची तथा मानसिक उपकरण। इतना आपको प्रकार्यवाद के संबंध में याद रखना है। ठीक है। फिर देखिएगा व्यवहारवाद, अगला टॉपिक है आपका व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद की जो शुरुआत है वो 1913 में वॉटसन, आपको क्या याद रखना है, तो 1913 में वॉटसन ने व्यवहारवाद की शुरुआत की। तो व्यवहारवाद, अब व्यवहारवाद नाम से ही स्पष्ट है, इसका मूल तत्व क्या है? व्यवहार है। ठीक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को
या जीव को समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर संवेदना भी एक तत्व है समझने का, नो डाउट। कार्यवाद भी एक तत्व है समझने का, नो डाउट। वैसे ही जो है व्यवहार भी है, क्योंकि निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति से प्रभावित अलग अलग स्टेज पे आप होते हैं। जैसे पहला प्रभाव आपका कहां पर झलकता है? लुक, अपीयरेंस, कैसी दिख रही है, कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इससे प्रभावित होते हैं, अपीयरेंस से, लुक से। उसके बाद फिर उनसे जब बातचीत होती है तो सामने वाले व्यक्ति की बातचीत से आप प्रभावित होते हैं। बातचीत के बाद फिर आता है व्यवहार। ठीक है, कि किस तरह से आपसे व्यवहार किया गया, तो उस व्यवहार से आप प्रभावित होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से प्रभावित होने के स्टेज होते हैं और अलग अलग स्टेज में अलग अलग स्तर पर प्रभावित होते जाते हैं और अंत में उस व्यक्ति को लेकर के एक प्रकार की मनोधारणा आपके मन में स्थिर हो जाती है, उत्पन्न आ जाती है। जैसे मेरे को ही लेकर के 10 व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, आपको ही लेकर के आपके परिवार के सदस्यों के ही अलग अलग विचार हो सकते हैं। आपके मम्मी पापा आपके बारे में कुछ बोलते होंगे, तो आपके और जो दूसरे रिलेटिव हैं आपके बारे में कुछ बोलते होंगे, कुछ ऐसे रिलेटिव होंगे जो आपके बारे में ऐसा भी बोलते होंगे जैसा आपको ही नहीं। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रकृति है और इसके साथ ही हमेशा सरवाइव करना है, इसको बदला नहीं जा सकता पूर्ण रूप से। ठीक है, तो व्यवहार का निश्चित तौर पर सब व्यक्ति को समझने में, मतलब मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट। तो व्यवहारवाद 1913 में वॉटसन, ठीक है, वॉटसन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई व्यवहारवाद की। तो 1913 वॉटसन, ये पहले ध्यान में रखेंगे। अब इनके अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है और इसकी विषय वस्तु व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं। ठीक है, चेतना का विरोध करते हुए इसकी विषय वस्तु क्या हो सकती है? व्यवहार हो सकती है मनोविज्ञान का। ऐसा 1913 के में वॉटसन के कॉन्सेप्ट ने ये व्यवहारवाद को जन्म दिया। तो क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। बात तो बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति हो, मन में तो बहुत कुछ चल रहा है और चलता ही है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के ख्याल आते हैं, पर जजमेंट तब होगा जब मन में बहुत सारे जो ख्याल आए उसके मुताबिक आपका व्यवहार कैसा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जस्ट लाइक एक बहुत सामान्य सी घटना मैं बताऊं, छेड़ने वाली बात है ना भाई। तो जैसे कोई लड़का या लड़कों का कोई समूह किसी लड़की को या लड़कियों को छेड़ रहा है। अब देखिएगा कि एक समूह ऐसा हुआ जिनके मन में छेड़ने का ख्याल आया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो उनको लेकर के किसी भी प्रकार का जजमेंट पास नहीं होगा, उसके मन में जो भी ख्याल आया। ठीक है, लेकिन व्यवहार में यदि वो आ गया कि मन में ख्याल आया और छेड़ दिया, तो निश्चित तौर पर फिर ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और एकाध बार तो सामान्यतः नेग्लेक्ट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, हालांकि एक बार भी नहीं करना चाहिए। उसके या तो फिर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, शिकायत वगैरह का जो भी फैक्टर है वो आगे फिर वो प्रोसेस होता है। लेकिन जिसके प्रति आपने ऐसा व्यवहार किया, ठीक है, वो आपके लिए आक्रोश तब तक पैदा नहीं होगा जब तक ऐसा व्यवहार आप नहीं करोगे। मन में विचार आना ही अंतिम परिणति नहीं है, मन में 1000 प्रकार के विचार आते हैं। ठीक है, पर मन में विचार आने के बाद आपके व्यवहार में यदि वो झलके तो फिर आपका जजमेंट होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि चेतना नहीं, व्यवहार जो है इसकी विषय वस्तु हो सकती है। ठीक, इसी वजह से इस संप्रदाय के समर्थक जो भी मनोवैज्ञानिक रहे, उन वैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है। व्यवहारवाद के समर्थक जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनको व्यवहारवादी कहा जाता है। वॉटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। तो ये एक प्रश्न बनता है कि उद्दीपक
अनुक्रिया मनोविज्ञान के किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? तो उद्दीपक अनुक्रिया मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के अंतर्गत आता है, पहली बात। फिर इसको किसने जन्म दिया? उद्दीपक अनुक्रिया का किसने जन्म दिया? तो वॉटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। ठीक है। फिर इसमें हम देखें, व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिक, यांत्रिक और वस्तुनिष्ठ रूप देकर नए युग का आगाज किया। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान को भौतिक, यांत्रिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप किस संप्रदाय के द्वारा दिया गया? मनोविज्ञान को भौतिक, यांत्रिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप किस संप्रदाय द्वारा दिया गया? तो प्रश्न का उत्तर आप लेंगे क्या? व्यवहारवाद या व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिक, यांत्रिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप दिया। ठीक है। व्यवहारवाद को विस्तार से समझने के लिए पशु व्यवहार को भी इसमें शामिल किया गया। व्यवहारवाद में पशु व्यवहार को भी शामिल किया गया विषय वस्तु के रूप में। और व्यवहारवाद का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए बही दर्शन विधि आपको याद रखना है। व्यवहारवाद का अध्ययन करने के लिए, व्यवहारवाद में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, व्यवहारवाद में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बही दर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। बही दर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। बही दर्शन विधि के प्रणेता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टॉपिक का। बही दर्शन विधि के प्रणेता कौन है? तो जॉन वी वॉटसन। जॉन वी वॉटसन, जॉन वी वॉटसन बही दर्शन विधि के प्रणेता है। जॉन वी वॉटसन बही दर्शन विधि के प्रणेता हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो व्यवहारवाद की विशेषता अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्वलन। अधिगम सीखने की प्रक्रिया, अभिप्रेरणा स्वयं से प्रेरित हो रहे हैं, और पुनर्वलन के अंतर्गत क्या होता है? एक क्रिया की बहुत सारी अनुक्रिया हो जाती है। एक क्रिया की बहुत सारी अनुक्रिया हो जाती है, तो फिर वो पुनर्वलन कहा जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्वलन पर जोर देना व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है। तो व्यवहारवाद की विशेषता में क्या शामिल है? तो व्यवहारवाद की विशेषता में अधिगम शामिल है, अभिप्रेरणा शामिल है और पुनर्वलन शामिल है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक के रूप में क्लार्क हल, एडवर्ड टालमेने और वीएफ स्किनर का नाम शामिल है। ये व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक हैं। तो व्यवहारवाद को लेकर के इतनी सारी चीजें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के ऊपर, और इसके बाद मेरी एक और क्लास होगी, फिर शिक्षा एवं मनोविज्ञान वाला जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। देखिएगा, बाल मनोविज्ञान का जो सिलेबस है उसमें पहला पॉइंट शिक्षा एवं मनोविज्ञान लिखा हुआ है। तो एक क्लास और होगी, फिर मेरा शिक्षा और मनोविज्ञान वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, और उसके बाद सिलेबस में ही जो दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, पर कंटेंट है, थ्योरी है, हंसी मजाक तो है नहीं कि आनंद का अनुभव हो, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखें और यकीन मानो क्लास को फॉलो करोगे ना, तो एक दिन आपको आनंद का अनुभव जरूर होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। ये जो क्लासेस हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा एवं मनोविज्ञान मतलब आपका बाल मनोविज्ञान, आपका जो शिक्षक भर्ती में 30 अंक का जो वेटेज है बाल मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो उसमें सम्मिलित है। और ये हॉस्टल वार्डन वाला सिलेबस कंप्लीट करने के बाद शिक्षक भर्ती के उद्देश्य से जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है और व्याख्याता के सिलेबस में जो पेडागॉजी वाला पोर्शन है उसकी भी लगातार क्लासेस मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगा, ताकि क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लगभग 33,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्त विभाग से अभी इसकी अनुमति नहीं मिली, जैसे ही अनुमति मिलेगी इसका नोटिफिकेशन आएगा। संभावना है कि चुनाव संपन्न होने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, आचार संहिता हटने के बाद, लेकिन होगा जरूर, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2024 जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए उनकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन वाला ईयर होने वाला है, क्योंकि इस 2024 में जैसे एसीएफ रेंजर हैं, हॉस्टल वार्डन के आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के 2100 पद हैं,
इन सभी पदों पर इस वर्ष नोटिफिकेशन जारी हो करके भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है। तो निश्चित तौर पर 2024 बहुत सारे युवाओं के लिए उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव वाला वर्ष होने वाला है। वो बदलाव होगा आपके सिलेक्शन से, और आपके सिलेक्शन में आपको वास्तविक में आनंद का अनुभव होगा। आपके चयन से हमको भी आनंद मिलेगा, वही हमारी वास्तविक कमाई है। और उस आनंद का अनुभव पाने के लिए इसको झेलना आवश्यक है। अब झेलना क्या, पढ़ना आवश्यक है, तो उतना भी मुश्किल नहीं है। और जब उपलब्धि बड़ी पानी हो तो छोटी मोटी मुश्किलों से डरने में कोई समस्या तो है ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी मुश्किलें भी झेल जाएंगे। इतना आत्मविश्वास और धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, और रहता भी है आपके अंदर, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। मनोविश्लेषणवाद, अभी हमने क्या क्या देखा, संरचनावाद पिछली क्लास में देख लिए थे। इसके बाद अभी प्रकार्यवाद के ऊपर बात की, और प्रकार्यवाद के बाद व्यवहारवाद के ऊपर बात किए। व्यवहारवाद के बाद अब हम देखेंगे कौन सा, समग्रवाद। क्या देखेंगे, समग्रवाद। समग्रवाद को गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। समग्रवाद को गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय को गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो हिंदी रूपांतरण है, वो रूपांतरण है मुख्य रूप से व्यवस्थित समग्र है ना भाई। 1912 में इस संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्थीमर, नाम याद रखिएगा, मैक्स वर्थीमर ने वर्ष 1912 में इसकी स्थापना की। कोहलर तथा कोफा इसके सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो समग्रवाद की स्थापना कब, 1912 में, किसने की, तो मैक्स वर्थीमर ने की। और कोहलर और कोफा जो है इसके समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। और गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों में मैक्स वर्थीमर, कोहलर, कोफ और पोर्टलोविन मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ये चार नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है समग्रवाद को लेकर के। ये समग्रवाद के संस्थापक, सह संस्थापक और समर्थक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, तत्वों के समूह में न देखकर उसको एक समग्र परिपूर्ण रूप से देखना ही गेस्टाल्टवाद है, ठीक। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान को समझने के लिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी भी वस्तु को या किसी भी परिस्थिति को, किसी भी वस्तु को या किसी भी परिस्थिति को अलग अलग तत्वों के रूप में न देख करके उसके समग्र रूप में देखना। एक बहुत सामान्य सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। जैसे एक कोई व्यक्ति आया या कोई बच्चा आया और किसी ढाबे वाले की दुकान से एक दो रोटी चोरी कर ली और उसको वो खाने लगा, ठीक है। तो अब अलग अलग तत्वों में हम इसको विभाजित करके देखें तो एक लड़का दिखेगा जो भूखा है, फिर एक सामाजिक बुराई उसके अंदर दिखी, उसने चोरी की, ठीक है। तो चोरी एक सामाजिक बुराई है, चोरी करना एक सामाजिक बुराई है, तो एक नकारात्मक छवि आपके अंदर बनती है। फिर आपने देखा कि फिर वो उसको खा रहा है। फिर या एक और स्टेज में हम चले जाएं कि आपने देखा कि उसने रोटी चोरी की और जा करके अपनी मां को खिलाया जो 3 दिन से खाना नहीं खाई। तो अब जो आपका दृष्टिकोण है, जब पूरी इस घटनाक्रम की हम बात करें तो उस बच्चे को लेकर के जो पूरा आपका दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना या नकारात्मक छवि उस बच्चे के लिए आपके अंदर नहीं रहेगी, जबकि एक सामाजिक बुराई अभी उसके सामने, उसके अंदर आपने देखी, ठीक है। चोरी करना ही हल नहीं था, उसके अलावा भी और दूसरे ऑप्शंस थे उसके पास, लेकिन वो तत्काल उसके विचार में नहीं आया। उसको तत्काल जो समझ में आया वो उसने किया। एक सामाजिक बुराई को करते हुए भी उसके प्रति आपके अंदर कोई नकारात्मक छवि नहीं बनती है। यही तो मनोविज्ञान है, व्यक्ति को समझना। अरे बात समझ में। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर समग्र रूप से, मतलब कि पूरे घटना को परिपूर्ण समग्र रूप से समझ करके अंतिम परिणाम तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यही समग्रवाद है। बहुत सरल है इसको समझना, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अरे बात समझ में, ठीक है। पूरी वस्तु या पूरी परिस्थिति को समग्र रूप से देखना, फिर परिणाम तक पहुंचना ही समग्रवाद है। मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में समग्रवाद को जाना जाता है, ठीक है।
इसके अंतर्गत उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर अधिक जोर दिया जाता है। समग्रवाद के अंतर्गत उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर अधिक जोर दिया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण, अभिप्रेरणा, शिक्षा, उद्देश्य पर जोर देना ही मुख्य रूप से गेस्टाल्टवाद की देन है। तो गेस्टाल्टवाद की देन क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण, अभिप्रेरणा और शिक्षा उद्देश्य। तो अब पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना और आखिरकार जितने भी एजुकेशन सिस्टम हैं, है ना भाई, सपोज दैट आपका ही बतौर एक शिक्षक के रूप में चयन हो जाता है और आपकी नियुक्ति होती, तो आपकी मुख्य जवाबदारी क्या रहेगी? आपकी नैतिक जिम्मेदारी या आपका मूल कर्तव्य क्या है? बच्चों को इस तरह से शिक्षित करना कि वह समाज में सम्मान पूर्वक अर्थपूर्ण होकर के जीवन यापन कर सके, ठीक है, अपने जीवन को पूर्ण कर सके, संपूर्ण कर सके। इस तरह से उनको शिक्षा देना, इस तरह से उनको शिक्षित करना ही एक अध्यापक का कार्य है। ध्यान रखिएगा, कोर्स का सिलेबस पढ़ाना, सिलेबस कंप्लीट करना, एग्जाम लेना ही जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है उस लक्ष्य या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि होता स्टेप बाय स्टेप है। क्लास 1 में कुछ सीखा, क्लास 2 में कुछ सीखा, क्लास 3 में कुछ सीखा, 11 12 तक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिवाइड हो गए, फिर ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, और इस शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य कई प्रकार की सांस्कृतिक, खेलकूद गतिविधियां शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए चलाई गई, ताकि और भी दूसरे जो एक्टिविटीज है उसमें यदि आपकी विशेष योग्यता है तो वो सामने आए। यदि आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आगे जाकर के आप देश के लिए खेलें, राज्य के लिए खेलें। ये सारा प्रयास किया जा रहा है शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है। तो ये समग्रवाद जो है, समग्रवाद की ही देन है कि ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप कई सारे काम को करने के बाद अंतिम परिणाम के बारे में विचार करना, उसकी पूर्ति के लिए कार्य करना। तो समग्रवाद को समझना बहुत आसान है, इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। अंतर्दृष्टि के लिए सूझ शब्द का प्रयोग कोहलर के द्वारा समग्रवाद में किया गया है, ठीक है। अंतर्दृष्टि के लिए सूझ शब्द का प्रयोग कोहलर के द्वारा किया गया है। और गेस्टाल्टवाद के अनुसार इसमें विभिन्न अंगों के बीच अनोखे संबंधों एवं अंतः क्रियाओं को पहचानना ही अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि शब्द का संबंध किससे है? तो अंतर्दृष्टि शब्द का संबंध समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद से है। और अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या होता है? तो अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है सूझ। और अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग या अंतर्दृष्टि के लिए सूझ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कोहलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कोहलर के द्वारा किया गया। इतना सब कुछ आपको याद रखना है समग्रवाद के परिप्रेक्ष्य में। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मनोविश्लेषणवाद की तरफ। मनोविज्ञान के संप्रदाय के रूप में अगला टॉपिक है हमारा मनोविश्लेषणवाद। तो इसमें देखिएगा मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, इसका जन्म जो है 20वीं सदी के आरंभ में इसका जन्म हुआ। और इसके जनक किसको माना जाता है? तो सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विनीत चिकित्सक सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। या मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो प्रश्न का उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। अब मनोविश्लेषणवाद का मुख्य तत्व या अवयव क्या है? तो अचेतन मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल इसके अंतर्गत दिया गया है। फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया है। और अचेतन मानसिक क्रिया मतलब कि अचेतना की अवस्था में मन में जो भी क्रियाएं चलती है। अब उदाहरण के लिए जैसे आप सोते हैं, नींद में रहते हैं, कई प्रकार के सपने आपको आते हैं, ठीक है। ये मनोविश्लेषणवाद इस पर ही आधारित है। अब इसमें जो है, जैसा मैंने बताया ना, अभी आपके मन में क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपके व्यवहार में, आपके मन में आए विचारों में से कौन सा आपके व्यवहार में आया वो आपका जजमेंट करता है। पर मन में तो कई प्रकार के विचार चलते रहते हैं, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी, और नकारात्मक ही ज्यादा चलते हैं, सकारात्मक कम। नकारात्मक विचार स्वतः आते हैं, सकारात्मक को लाने के लिए प्रयास करना होता है, या तो फिर अपने क्रियाकलाप
संस्कार और संस्कृति से आप इतने आदती हो चुके हैं कि आपके अंदर स्वतः सकारात्मक व्यवहार आता है, ठीक है, या स्वतः सकारात्मक विचार आता है। तो ऐसा बहुत कम व्यक्तियों के अंदर होता है कि बुराई में भी उनको कुछ अच्छाई दिखे। किसी ने झूठ भी बोला तो सीधे व्यक्ति का जजमेंट ना करते हुए झूठ बोलने का कोई एक कारण होगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से व्यक्ति को समझने की कला उनके अंदर आ जाती है, ठीक है, कि सामाजिक बुराई भी, किसी की हत्या की, लेकिन क्यों की? सिर्फ क्या कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की तो वो पूर्ण रूप से सामाजिक नहीं है, या वह हालांकि उसने अपराध कारित किया है और इस अपराध के लिए प्रावधानों के मुताबिक, विधियों के मुताबिक या भारतीय दंड संहिता के मुताबिक उसको जो भी सजा देनी है वो दी जाएगी, प्रक्रिया का पालन करते हुए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर इस अपराध को कारित करने के बाद भी वह व्यक्ति पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा कह पाना सही नहीं है। अपराधी है ऐसा तो बिल्कुल कहा जाएगा, क्योंकि हत्या करना ही किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, उसके अलावा भी बहुत सारे समाधान हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपराधिक गतिविधि या आपराधिक कार्यवाही करना कभी भी आवश्यक नहीं होता, उसके अलावा भी और समाधान होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर मन की बात हो रही है, तो मनोविश्लेषणवाद अचेतन मन या अचेतन अवस्था में मानसिक क्रियाओं पर आधारित, इसके अंतर्गत जो भी असामान्य व्यवहार अचेतन मन में छिपे रहते हैं, या मन में जो द्वंद्व होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, या जो मानसिक विकार होते हैं, मानसिक विकार जैसे असामान्य व्यवहार के मुख्य कारण अचेतन में छिपे जो रहते हैं, मन में रहता है फ्रस्ट्रेशन, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि फ्रस्ट्रेशन बिहेवियर में दिखने लगता है। एकाएक कोई आपको इतना परेशान कर दे कि मन नहीं कर रहा है तो भी आपने उसको एक झापड़ लगाया, अरे बात समझ में, आपने डांटा या आपने चिल्लाया, आपने कहा, तो मानसिक विकार है ये सभी जो है, ये सभी व्यवहार मानसिक विकार की ही श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद का जनक इनको जाना जाता है। तो मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अचेतन मन के अध्ययन के लिए फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद के अध्ययन की अनेक विधियां बताई, जो मुख्यतः मुक्त सहचर्य वाले विचार प्रवाह जैसे कि सम्मोहन, स्वप्न की व्याख्या पर आधारित है, ठीक है। सम्मोहन या स्वप्न की व्याख्या या मुक्त सहचर्य वाले विचार प्रवाह पर फ्रायड के जो थीसिस हैं ये आधारित हैं, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद को समझने के लिए। फिर इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग जैसे मनोविश्लेषणवादियों का सहयोग रहा। तो अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग मनोविश्लेषणवादी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी है ही, उसी ने ही मनोविश्लेषणवाद का जनक उसको माना जाता है। फिर इसमें हम देखेंगे मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत आपका सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण विधि, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए जिस विधि का प्रयोग किया वो मनोविश्लेषण विधि है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है मनोविश्लेषण विधि किसकी है, तो ये सिगमंड फ्रायड की है। लेकिन यहीं पर पूछ दिया जाए विश्लेषण विधि किसकी है, विश्लेषण विधि किसकी है, मनो हट गया अभी। तो मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड की है, विश्लेषण विधि किसकी है, तो ये कार्ल जुंग की है। विश्लेषण विधि किसकी है, ये कार्ल जुंग की है, ध्यान रखिएगा। अचेतन मन, सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन, एडलर ने सामाजिक अचेतन मन और कार्ल जुंग ने सामूहिक अचेतन मन का अध्ययन किया। तो ये भी आपको मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन का अध्ययन किया है, एडलर ने सामाजिक अचेतन मन का अध्ययन किया है और कार्ल जुंग ने सामूहिक अचेतन मन का अध्ययन किया है। तो सामूहिक अचेतन मन कार्ल जुंग, सामाजिक अचेतन मन एडलर और अचेतन मन फ्रायड। एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान में रखेंगे।
फ्रायड के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो किसी भी मानव को या व्यक्ति को समझना हो तो उसके इदम, अहम और परा अहम के गत्यात्मक समायोजन से उसको समझा जा सकता है। तो इदम, अहम और परा अहम, ठीक है, ये मनोविश्लेषणवाद है। और मनोविश्लेषणवाद के बाद अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? संज्ञानवाद के ऊपर। किसके ऊपर बातचीत होगी अभी हमारी? संज्ञानवाद के ऊपर हमारी बातचीत होगी। ठीक है, तो संज्ञानवाद जो है इसको एक नवीन संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। संज्ञानवाद को एक नवीन संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। और यहां पर देखिएगा इसके जो कर्ता धर्ता है या जिन्होंने जो व्यक्ति इसके जनक हैं तो उसका नाम है जीन पियाजे। संज्ञानवाद, जीन पियाजे संज्ञानवाद। एक प्रश्न ये भी बनता है कि एक तरफ आपको मनोवैज्ञानिक का नाम दिया जाए और एक तरफ संप्रदाय का नाम दिया जाए, मैच द कॉलम कर दिया जाए। या फिर ऐसा भी प्रश्न बनता है कि सीधे सीधे संज्ञानवाद के जनक कौन है? तो जीन पियाजे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी। ठीक है, तो जीन पियाजे को संज्ञानवाद का प्रणेता माना जाता है। संज्ञानवाद एक नवीन संप्रदाय है, इसका प्रणेता जीन पियाजे को माना जाता है। जीव विज्ञान में मानसिक प्रक्रिया के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें देखेंगे जीन पियाजे ने स्कीमा को ही जीन पियाजे ने संज्ञान शब्द से संबोधित किया है। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें मस्तिष्क बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं के रूप में परिणति करके नवीन परिस्थिति में प्रयोग करता है। मस्तिष्क जो है बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक क्रिया संरचनाओं के रूप में परिणति करके नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करता है। तो फिर से वही बात है, मन में आई बात, फिर आप क्या एक्टिव हुए, क्या एक्टिविटी रही और उससे क्या नवीन सृजन हुआ, वही संज्ञानवाद के अंतर्गत आ गया। संज्ञान के दो भाग हैं, एक है संगठन और दूसरा है अनुकूलन। संगठन और अनुकूलन किसके दो भाग हैं? तो ये संज्ञान के दो भाग हैं। संगठन का मतलब क्या होता है? बौद्धिक सूचनाओं को यथार्थ पैटर्न पर विकसित करना। जो भी सूचनाएं हैं, बौद्धिक सूचनाओं को यथार्थ पैटर्न पर विकसित करना संगठन कहलाता है। और अनुकूलन पुनर्ज्ञान और नवीन ज्ञान से सामंजस्य स्थापित करना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो बौद्धिक सूचनाओं को यथार्थ पैटर्न पर विकसित करना संगठन कहलाता है। और पुनर्ज्ञान और नवीन ज्ञान मतलब जैसे अभी इसी सब्जेक्ट की हम बात करें तो मेरे वे जीवन के जो अनुभव हैं वो, और उसके साथ साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कई प्रकार की किताबें हैं, आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, आपकी अच्छी तैयारी करने के लिए 10 से 11 किताबों को मैं फॉलो कर रहा हूं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार की बातें और उसके उदाहरण दिए हुए हैं। उसको स्टडी करने के बाद उस अपने अनुभवों के साथ सामंजस्य बिठा करके मिक्स करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो पुनर्ज्ञान और नवीन ज्ञान से सामंजस्य स्थापित करना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन के भी दो भाग है, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। तो अब आत्मसातीकरण क्या होता है? ठीक है, पूर्ण ज्ञान को नवीन ज्ञान में आरोपित करना ही आत्मसातीकरण है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान को नवीन ज्ञान में आरोपित करना आत्मसातीकरण है और नवीन ज्ञान के द्वारा पुनर्विज्ञान में संशोधन समाविष्टीकरण है। ठीक है, मतलब पूर्व ज्ञान जो है वही नवीन ज्ञान के ऊपर आरोपित हो जाए कि पहले से जो मुझे नॉलेज है वही ज्यादा सही है, तो फिर वो आत्मसातीकरण हो गया। और नहीं, नवीन ज्ञान जो है वो पुनर्ज्ञान के ऊपर हावी हो जाए, पुनर्ज्ञान में कोई बदलाव कर दे, परिवर्तन कर दे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? समाविष्टीकरण हो जाएगा। संज्ञानवाद व्यवहार की व्याख्या में पूर्ण मनन, स्मरण, प्रत्यक्षण, चिंतन जैसी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक मानता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि संज्ञानवाद व्यवहार की व्याख्या में
पूर्ण मनन, स्मरण, प्रत्यक्षण और चिंतन जैसी प्रक्रियाओं को ध्यान देना आवश्यक मानता है। ये हुआ आपका संज्ञानवाद। संज्ञानवाद में मुख्य रूप से जीन पियाजे को याद रखते हुए अनुकूलन, संगठन, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण को आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी एक प्रश्न बनता है कि आत्मसातीकरण से आप क्या समझते हैं? 4 ऑप्शन मिल जाएगा। अरे बात समझ में, आत्मसातीकरण से आप क्या समझते हैं? 4 ऑप्शन मिल जाएगा। अब लेकिन उसमें से सही उत्तर क्या होगा? पूर्ण ज्ञान को नवीन ज्ञान में आरोपित करना ही आत्मसातीकरण है। पूर्ण ज्ञान को नवीन ज्ञान में आरोपित करना ही आत्मसातीकरण है। या दूसरा प्रश्न बन गया, समाविष्टीकरण से आप क्या समझते हैं? तो नवीन ज्ञान के द्वारा पुनर्ज्ञान में संशोधन ही समाविष्टीकरण है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से ही आपको तैयारी करनी है। मैं इस बात का कमिटमेंट दे सकता हूं कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान का जो कंटेंट देकर जिस तरह से मैं कोर्स को कवर कर रहा हूं, नॉट ओनली आपका हॉस्टल वार्डन, इवन बाल विकास शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी में भी इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आपसे बनेगा इन क्लासेस के बाद। इवन जो एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन आए हुए हैं आप उसको जाकर के बना के देखिए, मेरी इन क्लासेस के बाद वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। और जज करने का, तैयारी करने का सबसे सही तरीका यही होता है कि किसी टॉपिक को पढ़ लो और पढ़ने के बाद उस टॉपिक के आए हुए क्वेश्चन आपसे बनने लगे तो समझ जाइए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं और सही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अंतिम है आपका मानवतावादी। तो मानवतावादी के ऊपर हम देखते हैं 1960 में अमेरिका में इस संप्रदाय की स्थापना की गई, किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो मानवतावादी 1960। अब्राहम मैस्लो मानवतावाद का जनक 1960। मानवतावाद के जनक के रूप में अब्राहम मैस्लो को जाना जाता है, ठीक है। मानव की मांग के अध्ययन के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन। मानवतावाद में क्या हुआ? मानव की मांग के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन, ये मानवतावाद है। इसके अंतर्गत भौतिक, सामाजिक, पर्यावरण किसी मांग के कारण व्यक्ति में एक गत्यात्मक तथा निर्देशात्मक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरणा कहते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा होता है, भौतिक या सामाजिक पर्यावरण से सामंजस्य बिठाते हुए या बिठाने के लिए गत्यात्मक परिवर्तन होता है, एक बल मिलता है, इस बल को प्रेरणा कहते हैं। निश्चित तौर पर जैसे हो सकता है मेरी क्लास से भी आपको मोटिवेशन मिल रहा हो कि हाँ हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ढंग से तैयारी करें, पढ़ाई करें। जैसे एक उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कोचिंग करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, उनकी परिस्थितियां ऐसी होगी कि घर देखना है, परिवार देखना है, बच्चे को देखना है, जॉब में है, जॉब छोड़ करके कोचिंग के लिए नहीं जा सकते। हो सकता है आपके आसपास ऑफलाइन कोचिंग नहीं होगी, ऐसे टीचर्स नहीं होंगे जो उच्च स्तर पर जा करके संपूर्ण तैयारी आपकी करा सके, ठीक है। लेकिन इन सभी लोगों को मेरी क्लास के माध्यम से या सौरभ सर की क्लास के माध्यम से मोटिवेशन मिला होगा कि नहीं, हम यहाँ घर में बैठ करके भी सर की क्लासेस अटेंड करके नोट्स को फॉलो करके स्टडी करके तैयारी कर सकते हैं। और सच में ढंग से तैयारी करेंगे, 4-5 घंटे डेली स्टडी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। देखिए अराउंड 45 से 60 दिन में हम आपका कोर्स तो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एग्जाम तक आप जो रिवीजन करेंगे और जो आप टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स को आप सॉल्व करेंगे, सच में वो आपका सिलेक्शन करा देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रेरणा, जिसे प्रेरणा कहते हैं, जो व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ये मानवतावादी दृष्टिकोण है, ध्यान रखिएगा। तो जो व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की मांग को स्वीकार किया है मानवतावाद के अंतर्गत। मानवतावादी संप्रदाय के जनक के रूप में अब्राहम मैस्लो को जाना जाता है। और मुख्य रूप से इनकी थ्योरी क्या रही? प्रेरणा रही। क्या रही? मोटिवेशन रहा, प्रेरणा रहा। ये बिल्कुल सच है कि मोटिवेशन जो है एक निश्चित कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करता है, बल देता है आंतरिक रूप से, नो डाउट। और सच में सिलेक्शन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है ना वो मोटिवेशन की है। जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा, ये जुनून होगा कि परिस्थितियां सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, परिस्थितियां कितनी भी सहज हो या विपरीत हो, हर हाल में सिलेक्शन लिस्ट में मेरे को अपना नाम लेकर के आना है, ये मोटिवेशन। और यही मोटिवेशन इतनी
हार्डवर्क, इतनी मेहनत आपसे करा देगा कि एक निश्चित परिणाम को आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मैस्लो ने 5 प्रकार की मांग को स्वीकार किया। दैहिक मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक सामाजिक मांग, ये सामाजिक मांग है, ठीक है, ये म है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग और आत्मसिद्धि मांग। फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ इंस्टीट नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अरे बात समझ में? तो आत्मसिद्धि मांग, दैहिक मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग। तो अब्राहम मैस्लो ने मानवतावाद के अंतर्गत कितने प्रकार की मांग को स्वीकार किया? तो 5 प्रकार की मांग को स्वीकार किया। ये कौन कौन से हैं? तो दैहिक मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग और आत्मसिद्धि मांग। ठीक है, तो ये बातें हुई। आज की क्लास में इतनी सारी चीजों को हमने कवर किया और मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हैं उसके ऊपर हमने बातचीत की। सभी संप्रदाय को एक लास्ट पोर्शन में मैंने कंक्लूड किया हुआ है। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप द सीजीपीएससी कोच में, वहां से आप लोग डाउनलोड करके या क्लास के साथ ही बढ़िया नोट्स बनाने की आदत डालिए। पीडीएफ के पीछे मत पड़े रहिए, क्लास में ही नोट्स बन सकता है। आप वीडियो को पॉज करके देख करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो संरचनावाद का मुख्य प्रकरण संवेदना, प्रकार्यवाद का मुख्य प्रकरण चेतना, व्यवहारवाद का व्यवहार, समग्रवाद का प्रत्यक्षीकरण स्मरण, मनोविश्लेषणवाद का अचेतन मन, संज्ञानवाद का मानसिक प्रक्रिया, मानवतावाद का मांग आधारित। तो इन सभी चीजों के ऊपर आज की क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, तो एक बार में इसको देखना हो तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। मनोविज्ञान के संप्रदाय का समग्र विश्लेषण आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को खूब सारा थैंक यू, और ये थैंक यू आपको भी बोलना चाहिए कमेंट के माध्यम से। यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी मेरे साथ हो रही है और मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है, थैंक यू बोलने के लिए कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स वगैरह शेयर किए जाएंगे, अभी उसकी तैयारी चल रही है। निश्चित तौर पर एक आध हफ्ते में आपको सारी चीजें उपलब्ध होने लगेंगी सिस्टमैटिक वे में। एप्लीकेशन में भी हॉस्टल वार्डन का यही सभी कंप्लीट कोर्स जो है एक प्रॉपर पैटर्न में सही तरह से अपलोड करके रिकॉर्डेड मोड पे मैं अवेलेबल करा रहा हूं। एप्लीकेशन में हॉस्टल वार्डन कोर्स की फीस जो है सिर्फ 99 रुपीज है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर महीने फीस नहीं देना है। सिर्फ 99 में एक बार हॉस्टल वार्डन के कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। लाइफ टाइम मतलब कि आने वाले 3-4 सालों बाद भी वो कंटेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे एप्लीकेशन में। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ भी बातचीत करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो उसके लिए एक नंबर मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं 8103166665। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ध्यान रखिएगा कॉल करने से परहेज कीजिएगा, जितना हो सके इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से जो भी आपको पूछना हो आप जरूर पूछिए, आपका स्वागत है। और जब भी आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, सबसे पहले आप क्या करें, अपना नाम बताएं और अपना शहर का नाम बताएं, किस सिटी से या किस जिले से आप बिलोंग करते हैं ये जरूर बताएं कुछ भी पूछने से पहले, क्योंकि आपका नंबर फिर उस फोन में सेव किया जाता है। और उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है, इस नंबर को आप भी अपने फोन में सेव कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से जो भी अपडेट है वो आपको रेगुलर मिल जाए करेंगे, यहाँ वहां आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं कि जितना कुछ बताया गया है उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे।